ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे लोगों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत 12 देशों में 14,800 से ज्यादा फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ानें संचालित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लागू होने तक सभी मौजूदा वीजा स्थगित किए गए और जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। अब समाचार विस्तार से। उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी का उपयोग कंटेनमेंट रणनीति का प्रमुख अंग है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। इस महामारी से संबंधित वास्तविक स्थिति के साथ साथ नोवल कोरोना वायरस के बारे में नवीनतम आंकड़ों के बारे में प्रस्तुति दी गई। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए गए उपायों पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए कल कुछ दिशा निर्देश जारी किए। विशेष कारणों से विदेश जाने के इच्छुक भारतीय लोगों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश से ऐसे भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी संकट के कारण स्वदेश लौटने को विवश हैं। इनमें ऐसे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं जिनकी नौकरी छूट गई है, जिन लोगों का लघु अवधि वीजा समाप्त हो गया है, चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और वयोवृद्ध लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी को विमान यात्रा का खर्च खुद वहन करना होगा। विमान में बैठने से पहले उन्हें ये घोषणा करनी होगी कि भारत पहुंचने पर वे कम से कम 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन केंद्र में रहेंगे। विमान में बैठने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। भारत 12 देशों में 14,800 से अधिक फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ानें संचालित करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में एक डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन उड़ानों का संचालन बृहस्पतिवार से लेकर इस महीने की 13 तारीख तक किया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि इन 64 उड़ानों में संयुक्त अरब अमारात से 10, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, ब्रिटेन से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानों का संचालन होगा। केंद्र सरकार ने संयुक्त अरब अमारात, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और बांग्लादेश में फंसे 14,800 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को बारी बारी से स्वदेश लाने के लिए विस्तृत योजना की घोषणा की है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लागू होने तक सभी मौजूदा वीजा स्थगित किए गए हैं। सरकार ने विदेशी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा को अगले आदेश तक निलंबित रखा है। ये सभी वीजा पिछले आदेश में इस महीने की 3 तारीख तक निलंबित किए गए थे। ये आदेश कुछ निश्चित श्रेणी के वीजा पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी वीजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की अवधि हटाने तक निलंबित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने के लिए किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए बहुप्रवेश वीजा और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा
कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। श्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपना दूत नियुक्त किया है। पेरिस स्थित इस संगठन में सुश्री मनीषा का दर्जा राजदूत का होगा। संगठन का उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। 36 देश इस संगठन के सदस्य हैं। सुश्री सिंह फिलहाल अमेरिकी विदेश विभाग में आर्थिक और व्यापारिक मामलों की सहायक मंत्री हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। भारत में कोरोना योद्धाओं को जल, थल और वायु सेना ने अनोखे अंदाज में सैल्यूट किया। ऐसा अद्भुत नजारा रविवार को पहली बार देखने को मिला। देश की तीनों सेनाओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों का जमकर उत्साह बढ़ाया। आइए देखते हैं इस वीडियो में।
जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे कोरोना वॉरियर्स अलग-अलग तरीकों से उन लोगों का पेट भर रहे हैं जो कहीं न कहीं भूख से लड़ रहे हैं। तो मैं भी कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जानती हूँ जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो आइए बात करते हैं। मैं सुदेश अग्रवाल चैरिटी फॉर ह्यूमन कॉज से बोल रहा हूँ। हम लोगों ने ये एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। जनरली अभी तक हम गरीब लोगों की मदद करते थे। जब से कोरोना का शुरू हुआ है तो हमने देखा मजदूर लोग हैं जिन पे राशन कार्ड भी नहीं है, खाने के लिए दिक्कत है, तो उनके लिए हमने पैकेट्स बनाए। हमारे पैकेट्स में करीब करीब चावल, आटा, दाल, घी, तेल, नमक, मसाला सभी चीज़ है और पिछले 1 महीने से हम लोग इसको बांट रहे हैं। हमारा एक एम है, कोई भी बंदा रात को खाली पेट ना सोए। नर सेवा, नारायण सेवा इसी पे काम कर रहे हैं। मेरी टीम में अंकुर जैन जुड़े हुए हैं जो बहुत ही मेहनती हैं, जो हमारे लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। गौरव गुप्ता हैं, राहुल अग्रवाल हैं, अरुण कुमार हैं, सुरेश निजोन हैं, सुभाष अग्रवाल हैं, सुनिंदा अग्रवाल हैं और हमें जो फंड्स अवेलेबल करवा रहे हैं, बाहर भी हमारे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो हमें बाहर से करवा रहे हैं। बस सबका एक विश्वास बना हुआ है और हम चाहते हैं इस विश्वास पे पूरा उतरें और सब मदद कर सके और उम्मीद है जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक मदद करेंगे और चैरिटी का ग्रुप हमारा आगे भी चलता रहे। हमारे एक ही लक्ष्य है, गरीबों को मदद मिल जाने का। दोस्तों, इस लॉकडाउन में अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो इसके लिए शिवम आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, आइए जानते हैं। जी, मेरा नाम शिवम बहुगुणा है। हम लोग अपना ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम टीम वॉरियर्स उत्तराखंड है। जिस मरीज को ब्लड की आवश्यकता होती है हम लोग उनके लिए वॉलंटियर रेडी करते हैं जो निस्वार्थ भाव से जिस हॉस्पिटल में मरीज होता है वहां जाकर रक्तदान कराता है, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। इस वक्त जब वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के चलते कोई भी ब्लड बैंक ब्लड कैंप्स लगवाने में असफल है, तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और रोज अपने वॉलंटियर को भेजकर ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। साथ ही रेड क्रॉस के साथ मिलकर इस वक्त जो रेड जोन एरिया है वहां मेडिकल टीम के साथ लगातार सेवा दे रहे हैं। साथ ही राशन बंटवाना, मास्क, सैनिटाइजर बंटवाना जैसे काम हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर्स कर रहे हैं। साथ ही हम आपके जरिए एक संदेश और पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज डोनेट योर ब्लड एंड सेव लाइव्स। थैंक यू। अब ऋषभ हमें बताएंगे कि वो कैसे लोगों को राशन किट बांट रहे हैं। जी, मेरा नाम ऋषभ है और मैं बालावाला देहरादून में रहता हूँ। आजकल जैसे कि पूरा देहरादून लॉकडाउन हुआ है तो ऐसे में जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं उन लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ ही था तो मेरे दोस्तों से बात हुई और मेरे आसपास में 1-2 लोग रहते थे जो लोग कि डेली वेजेस पे काम करते थे और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मैंने अपने घर से ही शुरुआत में उन लोग को राशन प्रोवाइड कराया। फिर उसके बाद हमने देखा कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो मेरे दोस्तों से बात हुई तो हम लोग ने सोचा कि एक टीम बनाई जाए, क्योंकि उनके घर के आसपास भी ऐसे लोग थे और वो लोग भी मदद करना चाहते थे। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक टीम बनाएं और हम लोग ने फिर एक अपनी टीम बनाई और जो ऐसे नीडी लोग थे उनके लिए हम लोग ने राशन प्रोवाइड कराना शुरू किया। शुरू में तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 परिवार ही थे जिनको हम राशन प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन डिमांड बढ़ती गई और अभी हमारे पास 40 परिवार हैं जिनको हम लोग राशन प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग पूरे 1 हफ्ते का राशन उनको एक बार में दे देते हैं और ये सब पुलिस निगरानी के अंतर्गत ही होता है। हम लोग का जो राशन का खर्चा है वो पहले तो हमने शुरुआत में अपने पॉकेट मनी से ही दिया, लेकिन फिर उसके बाद वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम लोग ने, जो हमारी दोस्तों की एक टीम है, हम लोग ने आसपास में जो कोई भी पैसे दे सकता है या राशन दे सकता है हम लोग ने उनसे कलेक्ट करना शुरू किया और अभी भी हम लोग 1 हफ्ते तक वो कलेक्शन करते हैं और सैटरडे में हम लोग राशन लेकर के आते हैं उस कलेक्शन का और फिर उसके बाद सैटरडे की शाम को उसको पैक करते हैं और संडे की सुबह हम उसको पूरे जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं उन लोग को वहाँ दे देते हैं। हमारी पूरी एक राशन की किट होती है जिसमें कि आलू, न्यूट्री, चावल, आटा और इस तरीके का हर एक सामान होता है जो कि घर में खाना बनाने के लिए यूज़फुल होता है। मसाला वसाला ये सारी चीज़ें हम लोग उनको देते हैं। इस समय पे इस काम को करने के साथ साथ खुद की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग ग्लव्स का यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, फेस मास्क यूज़ करते हैं
और इन सभी चीज़ों का यूज़ करके तभी हम लोग राशन बांटने के लिए जाते हैं। मेरा मानना बस इतना रहता है कि हम लोग ने आज़ादी की लड़ाई में देश का साथ ना दिया हो और शायद ही और किसी लड़ाई में या किसी ऐसे समय में देश का साथ ना दिया हो, लेकिन ये हमारे पास मौका है कि हम लोग अपने देश का, अपने देशवासियों का इसमें साथ दे सकते हैं और कुछ ना कुछ करके अपने देश की मदद कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं। बस एक बात हमेशा मेरे मन में आती रहती है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। थैंक यू सो मच ऋषभ इतने अच्छे प्रयास के लिए। दोस्तों, अब घर में रहते हुए भी मैम नीडी लोगों की कैसे मदद कर रही है, चलिए सुनते हैं। हमारी टीम का नेम है अध्ययन लहर। इसमें अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स जुड़कर एक साथ सोशल अवेयरनेस के लिए वर्क करते हैं। कोरोना पेंडेमिक के इस सिचुएशन में हमारी टीम 2 तरह से अपनी सर्विस दे रही है। फर्स्ट, नीडी ह्यूमन के लिए एंड सेकंड, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। ह्यूमन के लिए हम इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, जैसे हमें हमारी लोकेलिटी या नियर बाय एरियाज़ में कोई भी लेबर या कोई नीडी पर्सन मिलता है तो हम उसे थोड़े वक्त का राशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं, बट 1-2 महीने का राशन प्रोवाइड करवाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, उस लोकेलिटी में जो भी अथॉरिटी है लाइक पार्षद या ग्राम प्रधान, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देकर उनसे उन नीडी पर्सन तक राशन पहुंचवाते हैं। सेकंड थिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो है बर्ड्स एंड एनिमल फीडिंग। हमें पता है कि जैसे ह्यूमन सफ़र कर रहे हैं वैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन में स्ट्रीट एनिमल्स को भी सफ़र करना पड़ रहा है, इसलिए हमारी टीम रोज़ स्ट्रीट डॉग्स एंड काउस को फीड कर रही है और ये हम मेनली सिद्धोवाला एंड ऋषिकेश में कर रहे हैं। हम अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को अपने इस मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। हमारी अगली कॉल हमें बता रहे हैं कि वो लॉकडाउन में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी भूखा नहीं सोने दे रहे हैं। कैसे, आइए सुनते हैं। मेरा नाम फैज़ान जलील है और मैं ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया में कार्यरत हूँ। अभी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। एक प्रोग्राम है अभय संकल्प, जिसके ज़रिए हम देहरादून के समुदाय के साथ जुड़कर इसके अंतर्गत हमारे साथ 100 से अधिक रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ जुड़ी हुई हैं और लॉकडाउन के दौरान अभय संकल्प के अंतर्गत हमने डॉग्स का डायरेक्ट फीडिंग प्रोग्राम भी शुरू किया, जो कि उन जगहों पर किया जा रहा है जैसे जहां कोई भी जाकर इन पशुओं को खाना नहीं खिला रहा है। उद्देश्य हमारा ये है कि समुदाय आगे बढ़ के आए और हमारे साथ मिल के इन पशुओं की देख रेख में साथ दे। ये बहुत मुश्किल का समय है, सारी दुकानें बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिए सड़क पे जो रहने वाले पशु हैं, न सिर्फ कुत्ते बल्कि गाय, भैंस, बंदर, इन सबको कोई भी किसी तरह से खाना नहीं मिल पा रहा है। तो अभय संकल्प के माध्यम से खाना खिला रहे हैं। इन जगहों पर हमने उनके पीने के पानी का भी व्यवस्था की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखकर लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, ये थी हमारे वॉरियर से एक खास बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं मोहन गार्डन, न्यू दिल्ली में रहता हूँ। मैं पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। देश में कोरोना की बीमारी को देखते हुए मैंने हमारे देश के रियल हीरोज़ को दिल से थैंक्स और सल्यूट करने के लिए पोएम लिखी है, जिसका टाइटल है सलाम है देश के रियल हीरोज़ को, जो दिन रात एक करके हम सबको कोरोना से बचा रहे हैं। आशा है कि आपको ये मेरा पोएम अच्छा लगे। सलाम है उन सभी रियल हीरोज़ को जो कोरोना से हम सब की जान बचा रहे हैं। जब से देश में कोरोना की महामारी है, सब की जान पर बन आई है। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, एम्बुलेंस क्रू और सपोर्ट वर्कर ने अपनी जान दांव पर लगाकर हम सब की जान बचाई है। इस हौसले के लिए सलाम है। तुम सभी रियल हीरोज़ को सलाम है। पूरे देश में लॉकडाउन है, हर कोई घर से वर्क फ्रॉम होम है। तुम घर से दूर रहते हो, अपनी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन हम सबको देते हो। सलाम है। तुम सभी रियल हीरोज़ को सलाम है। देश में लोग अभी भी धर्म और जात की बात करते हैं, एक दूसरे की जान लेने में
लगे हुए हैं, पर तुम ना धर्म देख रहे हो ना जात, देश की रक्षा और जनता की सेवा में लगे हुए हो दिन रात। सलाम है तुम सभी रियल हीरोज को, सलाम है। कोरोना से बचाने के लिए ना जादू टोने वाला बाबा आया, ना कोई झाड़ फूक वाला। ऊपर वाले का जो फरिश्ता है इस धरती पर, वो डॉक्टर, नर्स, पुलिस, एम्बुलेंस क्रू और सपोर्ट वर्कर काम आया। सलाम है तुम सभी रियल हीरोज को, सलाम है। एक फिल्म हिट होने पर फिल्मी हीरो हीरोइन को रेड कारपेट पर बहुत देख लिया, अब रेड कारपेट पर ऑनर होते हुए देखना चाहते हैं कोरोना से देश और जनता को बचाने वाले असली हीरो हीरोइन को। सलाम है तुम सभी रियल हीरोज को, दिल से सलाम है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस समय कोरोना का संकट है और ये एक बड़ी मानवीय त्रासदी है। इससे 2 लाख से ज़्यादा इस समय तक लोग काल कलवित हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय इससे बचने के लिए पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है। सब देशों ने लॉकडाउन कर रखा है और सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रुकी हुई हैं। अर्थव्यवस्था पर और खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस कोरोना संकट का, इस त्रासदी का क्या असर हो रहा है और क्या होगा आगे, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं डीएवी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वीबी चौरसिया जी। डॉक्टर चौरसिया, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बड़ी मानवीय त्रासदी ये है, अभी तक इस पे काबू नहीं पाया जा सका है और इस समय पूरा देश ठप पड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कैसे आप इस पूरी त्रासदी को और इसके आर्थिक पक्ष को देख रहे हैं? ये जो महामारी है केवल किसी एक देश में ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि विश्व में अधिकांश देशों में इसका प्रभाव है और काफी बड़े स्तर पर है। इसके अगर प्रभाव को हम देखें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव को 3 स्तर पर देखा जा सकता है। पहला तो यह है कि मानव के जीवन और उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर दूसरा, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। और तीसरी स्थिति यह है कि ये जो प्रभाव है इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या इससे कैसे ऊपर निकल सकते हैं। मानव जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ा है और अभी 2 लाख के ऊपर विश्व में इससे डेथ हो चुकी हैं और लगभग 32 लाख लोग संक्रमित हैं। ये बात जरूर है कि भारत में उतनी सीवियरिटी या उतनी गंभीरता अभी नहीं देखी गई है, लेकिन जहां इसके आर्थिक प्रभाव की बात है तो वो आर्थिक प्रभाव विश्व स्तर पर भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी है। अभी इसी महीने में जो IMF की चीफ हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो 1930s की ग्रेट डिप्रेशन थी, ये उससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति ला रही है, क्योंकि इसके प्रभाव लगभग 170 देशों तक फैले हुए हैं। और साथ में ये भी माना जा रहा है कि लगभग इन देशों में जो उनकी आर्थिक वृद्धि दर होगी वो निगेटिव भी जा सकती है। भारत के संदर्भ में देखें तो जो कोविड-19 है, अगर उसके जस्ट पहले के वर्ष की हम बात करें तो आर्थिक स्तर पर थोड़ी चिंता की बात थी। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि प्रीवियस ईयर में जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो 4.7% के आसपास थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो भी हायर साइड में थी। इवन जो उस फिस्कल ईयर में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया था वो भी रिवाइज टारगेट से थोड़ा ऊपर चला गया था, 3.8% हो गया था। और ये करंट फिस्कल ईयर जो हम 2021 की बात कर रहे हैं, इसमें वो रिवाइज करके 3.5% टारगेट ही किया गया था। इसी तरीके से जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंडस्ट्रीज हैं, वहां भी ये देखने को मिल रहा था कि जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। कारण क्या था कि जो डिमांड थी वो कम थी, लेकिन अचानक जब कोविड-19 का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला, जो सबसे पहला प्रभाव हुआ वो उन सेक्टर के ऊपर हुआ जो पूरी तरीके से इनफॉर्मल होते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऐसे सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर डेली वेज अर्नर्स होते हैं। ये चूंकि लॉकडाउन की पोजीशन में ये सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। खासकर पोल्ट्री जो सेक्टर है, फिशरीज हैं या जो लाइव स्टॉक है जहां मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ये सारे सेक्टर्स के ऊपर इमीडिएट लॉकडाउन का या यूं कहें कि कोविड-19 का प्रभाव हुआ है। फिर तीसरा, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो हमारे इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं,
उनकी भी जो ग्रोथ रेट रही है वो 2019 में मात्र 5.2% रजिस्टर की गई है। और अब इस स्थिति में पूरी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लेबर फोर्स काम नहीं कर पा रही है और भी बहुत सारे जो इनपुट्स की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। और जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें होता है जिसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स ऐसा सेक्टर माना जाता है इंडस्ट्रीज में कि अगर इसमें ग्रोथ दिख रही होती है तो ये माना जाता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, लेकिन ये लास्ट ईयर में भी क्वार्टर्स में देखी गई है कि कांस्टेंट बनी हुई है। और इस समय तो क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। और अगर इसमें इंडस्ट्रीज में भी अगर हम MSME की बात करते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसी स्थिति में इन सेक्टर्स में भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये ज्यादातर इनफॉर्मल लेबरर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं जो कि इस समय अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ऐसे सेक्टर्स और भी हैं जिनका कोविड-19 सीधा प्रभाव पड़ा है, जैसे हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, शिपिंग की हम बात करते हैं, या फिर अपैरल सेक्टर जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, खासकर इन सब के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। लेकिन हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी फिर से उसी स्थिति पर लाया जा सके और कोविड-19 के जो एडवर्स इफेक्ट हुए हैं इकोनॉमीज में वो उनको कम किया जा सके या धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। एक तो जैसा आपने कहा भी कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत आ सकता है, एक अच्छी जगह है दूसरी कंपनीज के लिए, तो एक तो ये फायदा उठाया जा सकता है अर्थव्यवस्था में। दूसरा, तेल के दाम बहुत कम हो गए, माइनस में चले गए हैं, तो इसका भी कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। एक प्लस पॉइंट हमारे पास है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है या आत्मनिर्भर नहीं है, तो हमें बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है और वो इंपोर्ट बिल काफी बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन चूंकि इस समय जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो $20 पर बैरल से भी नीचे आ गई थी और उसी के आसपास बनी हुई है। इसका मतलब है बहुत ही लोअर लेवल के ऊपर है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जो और बर्डन पड़ने वाला था वो बर्डन, क्योंकि इसके इंपोर्ट को हम, ये इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, इसका मतलब है कि हमें इनका पेमेंट तो करना ही था, यानी उतना फॉरेन एक्सचेंज हमें इसके ऊपर खर्च करना ही पड़ता। तो इसका इफेक्ट सीधे कॉस्ट के ऊपर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है तो जो मार्केट प्राइसेस होती हैं वो भी ईज होती हैं, यानी कम्पिटिटिव हो जाती हैं। एक ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि प्राइसेस कम होने पर उनकी डिमांड भी इकोनॉमी में भी इंक्रीज होगी और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। डॉक्टर चौरसिया, आपने हमसे बात की और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।